नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। तमिलनाडु की राजनीति को केवल सत्ता विरोध या सत्ता समर्थन के आधार फ्रेम में बांधना हमेशा अधूरा विश्लेषण देता रहा है। यह राज्य दशकों से एक अलग राजनीतिक व्याकरण पर चलता आया है, जहां चुनाव सरकारों को बदलने से अधिक सामाजिक न्याय, द्रविड़ पहचान, भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता, कल्याणकारी नीतियों की विश्वसनीय डिलीवरी और गठबंधन गणित के सूक्ष्म संतुलन की परीक्षा होते हैं। 2026 का विधानसभा चुनाव इसी विशिष्ट राजनीति की नई और चुनौतीपूर्ण कसौटी बनने जा रहा है, जहां मुकाबला केवल सत्तारूढ़ डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि इस प्रश्न पर भी होगा कि तमिलनाडु की राजनीति बहुध्रुवी दिशा में बढ़ती है या फिर अपनी पारंपरिक द्रविड़ धुरी के भीतर ही संतुलन साधती रहती है। तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव 2026 में कुल 234 सीटों के लिए होगा। इसकी संभावित समय सीमा अप्रैल मई 2026 मानी जा रही है। यहाँ चुनाव सिर्फ विकास बनाम विपक्ष का सीधा सवाल नहीं होता है, बल्कि द्रविड़ राजनीति, सामाजिक न्याय, भाषा पहचान, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी और गठबंधन प्रबंधन के परिणाम स्वरूप तय होता है। अब जब 2026 में चुनाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तब केंद्रीय सवाल यह हो जाता है कि सत्तारूढ़ डीएमके नेतृत्व वाला गठबंधन अपने शासन, प्रदर्शन और कल्याण मॉडल के सहारे कितनी मजबूती से मैदान में उतरता है। विपक्ष, विशेषकर एआईएडीएमके, किस रूप में स्वयं को पुनर्संरेखित करता है और भाजपा राज्य में क्या भूमिका निभाना चाहती है। क्या वह केवल गठबंधन की सीट एडजस्टमेंट पार्टी बनी रहती है या अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और वोट शेयर विस्तार की दिशा में निर्णायक छलांग लगाने का प्रयास करती है। 2026 के चुनाव को समझने के लिए 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों और मौजूदा विधानसभा संरचना को आधार बनाना आवश्यक है, क्योंकि तमिलनाडु में पिछली संख्या ही आगे की रणनीति तय करती है। 2021 के चुनाव में डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। 234 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 159 सीटें मिली थी, जिनमें डीएमके अकेले 133 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। दूसरी ओर एआईएडीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन को 75 सीटें हाथ लगी। इनमें एआईएडीएमके को 66 सीटें अकेली मिली थी। भाजपा उस समय एआईएडीएमके गठबंधन का हिस्सा थी और उसे केवल 4 सीटें हाथ लगी। पीएमके जैसी पार्टियों की भूमिका भी गठबंधन गणित में दिखी। वोट प्रतिशत के स्तर पर देखें तो 2021 में डीएमके को 37.70% वोट के साथ 133 सीटें, एआईएडीएमके को 33.29% वोट के साथ 66 सीटें, कांग्रेस को 4.27% वोट के साथ 18 सीटें, भाजपा को 2.62 वोट के साथ 4 सीटें, पीएमके को 3.80 वोट के साथ 5 सीटें मिली। यह संख्या चित्र साफ बताता है कि तमिलनाडु में चुनाव केवल सीटों से नहीं, बल्कि वोट शेयर के फैलाव और गठबंधन की बनावट से भी तय होता है। कम वोट शेयर वाला दल भी गठबंधन में निर्णायक मार्जिन बन सकता है। बड़ा दल भी सीट कन्वर्जन के लिए गठबंधन की स्थिरता पर निर्भर रहता है। 2011, 2016, 2021 इन तीनों चुनाव के रुझान तमिलनाडु की राजनीति की अस्थायी और परिवर्तनशील दोनों प्रवृत्तियों को उजागर करते हैं। 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ और एआईएडीएमके ने 38.40% वोट के साथ 150 सीटें जीतकर सरकार बना लिया, जबकि डीएमके को केवल 22.39% वोट मिले और उसे 23 सीटों पर ही सिमट जाना पड़ा। कांग्रेस को 9.30% वोट के साथ 5 सीटें हासिल हुई। डीएमडीके ने 7.88% वोट लेकर 29 सीटें जीत तीसरी शक्ति के रूप में अपना उभार दिखा दिया। उस दौर में एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, बिजली संकट, भ्रष्टाचार के आरोप और परिवारवाद जैसी धारणाएं चुनावी माहौल का हिस्सा बनी, जिसने डीएमके की कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद सत्ता परिवर्तन को संभव कर दिखाया। 2016 का चुनाव बेहद करीबी रहा, लेकिन एआईएडीएमके ने 40.77% वोट के साथ 135 सीटें जीतकर लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल कर लिया, जबकि डीएमके 31.64% वोट के साथ 88 सीटों पर सिमट के रह गई। कांग्रेस को 6.42% वोट मिले और 8 सीटें हाथ लगी,
भाजपा को 2.84% और डीएमडीके को 2.39% वोट मिले, लेकिन दोनों ही सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। यह चुनाव दिखाता है कि तमिलनाडु में नेतृत्व केंद्रित राजनीति, मजबूत संगठन, कल्याणकारी वादे और स्थिर वोट बैंक एंटी इनकम्बेंसी को भी निष्प्रभावी कर सकते हैं। 2021 में डीएमके ने 37.70% वोट के साथ 133 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर दिखाई। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था और रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और नीति, सामाजिक न्याय, केंद्र राज्य संबंध और कल्याणकारी गारंटियां उस चुनाव की मुख्य बहस बनी। इन तीनों चुनावों का और समग्र रुझान यही बताता है कि तमिलनाडु की मूल धुरी डीएमके बनाम एआईएडीएमके रही है, लेकिन तीसरे या उपध्रुव की भूमिका समय के साथ बदलती रही है। 2011 में डीएमडीके का उभार, 2016 में उसका सीट रूपांतरण न कर पाना और 2021 में भाजपा और पीएमके जैसी पार्टियों का अधिक रणनीतिक और सीमित प्रभाव इसी बदलाव के संकेत हैं। यही पृष्ठभूमि 2026 के लिए भाजपा की रणनीति को समझने में मदद करती है। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने तमिलनाडु में अपनी राजनीति को पारंपरिक सहयोगी की छाया से बाहर निकालकर स्वतंत्र पहचान की दिशा में ले जाने की कोशिश की है। संगठनात्मक स्तर पर बूथ विस्तार, सदस्यता और काडर बिल्डिंग, शहरी मध्यवर्ग और युवाओं तक पहुंच तथा भ्रष्टाचार विरोध, कानून व्यवस्था, मंदिर संस्कृति और राष्ट्रवादी विमर्श जैसे मुद्दों को उभार कर भाजपा यह संकेत देती हुई दिखती है कि वह केवल गठबंधन की सीट एडजस्टमेंट पार्टी नहीं रहना चाहती। इस रणनीति का लक्ष्य केवल सीटें नहीं बल्कि वोट शेयर का विस्तार भी है, क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्य में भाजपा यदि अपने 2-3% वोट को 5-7% तक ले जाने में सफल होती है तो भले ही सीटें सीमित रहें, लेकिन उनकी सौदेबाजी क्षमता, गठबंधन में वजन और दीर्घकालिक स्वीकार्यता बढ़ सकती है। इसी बिंदु पर भाजपा के लिए गठबंधन का प्रश्न निर्णायक बन जाता है। एआईएडीएमके के साथ पूर्ण तालमेल, चयनात्मक समझौता या कुछ क्षेत्रों में अपने दम पर लड़कर भविष्य की जमीन तैयार करना। 2026 में तमिलनाडु में गठबंधन परिदृश्य और बहुध्रुवीयता की संभावना लगातार चर्चा में है। एक और सत्तारूढ़ डीएमके वाला गठबंधन है, जहां डीएमके के साथ कांग्रेस और अन्य सहयोगियों का बने रहना अपेक्षित है, लेकिन सीट शेयरिंग और उम्मीदवार आकांक्षाएं स्वयं एक राजनीतिक चुनौती बन सकती हैं। दूसरी ओर एआईएडीएमके का ध्रुव है, जिसकी जमीनी तैयारी और संगठनात्मक सक्रियता तेज दिखती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक पहली भाजपा के साथ गठबंधन का स्वरूप है। यदि एआईएडीएमके और भाजपा का गठबंधन बनता है तो कुछ क्षेत्रों में विपक्षी वोटों का बंटवारा कम हो सकता है, लेकिन यह आशंका भी रहती है कि एआईएडीएमके का पारंपरिक द्रविड़ वोट बेस भाजपा के साथ सहज न रहे। तीसरी परत उभरती हुई नई राजनीतिक ताकतों की है, जिनके कारण वोट शेयर और सीट मैप का गणित जटिल हो सकता है। क्या मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय रूप लेता है और किसे इसका लाभ या नुकसान होता है, यह 2026 का बड़ा अनिश्चितता कारक सवाल है। मुद्दों के स्तर पर तमिलनाडु में महंगाई, रोजगार, औद्योगिक निवेश, सामाजिक न्याय और आरक्षण, महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा और भाषा नीति, कानून व्यवस्था, चेन्नई और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन, शहरी शासन तथा केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विषय चुनावी बहस को आकार दे सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति की वास्तविकता यह है कि इन सभी मुद्दों के ऊपर अंतिम निर्णायक परत अक्सर वही बनती है: गठबंधन कितना संगठित है, किसकी डिलीवरी विश्वसनीयता अधिक है और कौन सा राजनीतिक ध्रुव मतदाता को स्थिर और भरोसेमंद विकल्प जैसा दिखता है। तमिलनाडु में 2026 में भाजपा की भूमिका को 3 स्तर पर पढ़ना होगा: संगठनात्मक विस्तार और वोट शेयर बढ़ाने की क्षमता, गठबंधन राजनीति का अंतिम चयन और मौजूदा विधानसभा सच्चाई, जहां डीएमके गठबंधन के पास न केवल बहुमत की संरचना रही है बल्कि पिछली बार के वोट आधार की मजबूती भी है। इसीलिए 2026 का तमिलनाडु का चुनाव कौन जीतेगा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह इस बात की भी निर्णायक परीक्षा है कि विपक्ष किस हद तक एकजुट और विश्वसनीय विकल्प बन पाता है। भाजपा राज्य की राजनीति में अस्थायी खिलाड़ी बनने की दिशा में अपने गठबंधन चयन और वोट शेयर से कितनी दूर तक जा सकती है,
इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।